ठीक है, हम लोग पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे थे, उसमें किसी कोई दिक्कत है? बोलो। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बोले थे ऐसे सरफेस को जिस सरफेस पे अगर हम लोग बहुत सारा कितना भी पॉइंट्स ले लें और उस सरफेस का बात करें तो सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसे सरफेस को हम लोग बोले थे इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से पता चल रहा है कि इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस यानी कि इक्वल पोटेंशियल अगर किसी सरफेस पे रहेगा उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहे थे। उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम किसी एक चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन जीरो। सिंपल सा बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है यानी कि जो चार्ज है उस पर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट हम सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि और वर्क डन के केस में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है तो वर्क जीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये था कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट नहीं करेगा। रीजन ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं कर सकते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के आपस में कट नहीं करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, अब उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। लिखो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दे रखा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा दे रखा है, यानी कि ये सब सरफेसेस जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ये जो पॉइंट है 10 है, ये 20, ये 30, एक्स जो है सेंटीमीटर में दे रखा है और इन सब सरफेसेस का पोटेंशियल यानी कि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, इसका 160 वोल्ट, इसका जो दे रखा है वो 220 वोल्ट ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये जी, अब हमको ये फाइंड करना है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। किसी को कोई आइडिया हो तो बोलो कि कैसे करेंगे। एक चीज हम लोग पढ़े थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पढ़ते हैं यानी कि अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट को ए ले लिए, इस पॉइंट को बी ले लिए, तो पोटेंशियल एट बी जो होगा वो लेस देन पोटेंशियल एट ए होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा। तो इसी सब चीज को हम लोग यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। हमारे पास ऐसे दे रखा है, ये जो है एक्स एक्सिस हो गया और इस पे लाइंस जो है ऐसे पैरेलली दिए हुए हैं और ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है, ये 53 डिग्री, ये 100 वोल्ट, ये 160 वोल्ट, ये 220, ठीक है। हमको फाइंड करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो डायरेक्शन के लिए अगर ध्यान दो तो डायरेक्शन जो होना चाहिए
इस जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होना चाहिए वो इस पे ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये परपेंडिकुलर पैरेलल है तो ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि इस ठीक है ऐसा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे इस लाइन से परपेंडिकुलर ऐसा होगा। अब ये जो लाइंस है कैसे भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा है कि या तो इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में, या दोनों डायरेक्शन में किधर भी हो सकता है। तो अब कैसे पता करें कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो पता करने के लिए हम लोग ये पोटेंशियल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 100, यहाँ 160, यहाँ 220, यानी कि इस लाइन के क्रॉस अगर हम मूव करें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, कि अगर हमारा डायरेक्शन है तो पोटेंशियल घट रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, भी डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हम लोग जानते हैं पहले से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। यानी कि इधर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इसी की तरफ हो, ठीक है। हमारे पास डायरेक्शन पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैग्नीट्यूड बात करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग एक चीज पढ़े थे कि भी इक्वल टू ई इंटू डी वी होता है, ठीक है। ये चीज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाले थे हम लोग। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये चीज होता है E इक्वल टू ई डी, यानी कि फॉर यूनिफॉर्म। तो यहाँ भी अगर हमारे पास पैरेलल दे रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट वाला एग्जांपल हम लोग देखे थे जो इनफाइनाइट सीट्स के लिए, तो उसमें जो प्लेट्स आ रहे थे पैरेलल ही आ रहे थे। तो वैसे ही ये भी सब आपस में पैरेलल दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है यानी कि हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये पॉइंट 10 है, ये पॉइंट 20, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ये हो जाएगा 10, और ये सेंटीमीटर में ना। अगर हम इस पॉइंट को ए बोल दें और इस पॉइंट को ए बोल दें और इस वाले पॉइंट को बी बोल, तो हम यहाँ से देख सकते हैं भी ए माइनस भी बी जो होगा तो कितना है, ए का 160 है और बी का पोटेंशियल 100 है, क्योंकि इस सरफेस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये 160 है और ये 100 है, यानी कि हमारा क्या 60, यानी कि ये हमारा क्या डेल्टा ना। डेल्टा वी इक्वल टू होता है ई इंटू, यहाँ पे डी ई कांस्टेंट है, यहाँ डेल्टा डी यूज करते ठीक है। ये डेल्टा डी क्या है, ई इंटू ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस कैसे बताते हैं, ये डिस्टेंस 10 दे रखा है, ऐसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है 53 डिग्री दे रखा है, और ये डिस्टेंस 10 दे रखा है। तो ये जो होगा कितना जाएगा 10 साइन 53 डिग्री, यहाँ से हम यूज कर लेंगे इंटू 10 साइन 53। साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ कोई, बोलो। आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं इस तरह से जी पर 1 होगा कब, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 से हेलो, इसे जैसे ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इनटू द एक्स का, इसको स्टेप ग्राफ भी बोल रहे हैं। चंदन साइन 53 का वैल्यू 4/5
4/5 ये कितना आ जाएगा 80। यहाँ से E का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। E इक्वल टू आ जाएगा 60/, ठीक है। तो 60/8 को न्यूटन पर कूलम, अपना इसको छोटा लिखना चाहते हो छोटा लिख सकते। ये बात क्लियर है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू E.D। यहाँ पे ध्यान रहे कि V जब इस फॉर्मेट में लिखते हैं यानी कि ये हायर माइनस लोअर का डिफरेंस लिखा होगा, ठीक है। यहाँ मोस्टली डेल्टा V ही रहता है, ये हायर माइनस लोअर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हुआ है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस, ठीक है। ये 7 है। अब 7 से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 रहेगा। यहाँ पे जैसे पहुंचेंगे 8, हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस से दे रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 7 से 8, 7 से 8 के बीच में कोई भी हम लोग नंबर लेंगे, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 7 से 7, ठीक है। इन सब का जो पोटेंशियल वैल्यू है ऐसे है 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। पॉइंट्स दिया है, एक ए यहाँ दिया है, सी यहाँ दिया है और बी जो है इधर दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा है कि अरेंज पोटेंशियल at points A, B and C। A, B, C पे पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा ये अरेंज कर। क्या ये 2.3 इंटीजर है? एक तो हम लोग जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दे रखा है, यानी कि अगर यहाँ A है, यहाँ पॉइंट D होता तो कहते कि इस डायरेक्शन में A से D की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, यानी कि A पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, D पे कम होगा। अच्छा पोटेंशियल बोल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी सी पे कहाँ ज्यादा है तो डायरेक्शन के लिए तो हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको यहाँ मैग्नीट्यूड का अरेंज करना है, यानी कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये 2 है, ठीक है। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर इस डिफाइन होने के लिए बताओ कहाँ ज्यादा होगा। अगर ये चलेगा क्या इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा होगा? ध्यान से देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, ठीक है, इस नंबर का ग्रेटेस्ट भी हटा देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इस पॉइंट पे देखते हैं और इधर की तरफ देखते हैं तो डेंसर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे जो है डेंसर लाइंस है और इधर की तरफ क्या है रेयर है। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे डेंसर होंगे, और जहाँ पे रेयर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेयर होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और ये अगर डेंसर है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही डेंसर होगा, और यहाँ पे क्या होगा रेयरर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। और ये चीज प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पे लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगा बी पे होगा, फिर सी पे होगा, उसके बाद ए पे, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड स्ट्रेंथ is proportional to density of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। ये बात क्लियर है सर? जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्वर डेंसर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेंसर होगा। हाँ, अलग वर्ड में ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट करके लिख भी लेते हैं। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों होगा, इसका रीजन ये बताएं कि जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेंसर हैं, वहां पे परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो भी क्या होंगे, डेंसर होंगे। बात समझ आ रहा है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, ऐसा ड्रॉ करते थे, ऐसा कुछ करते थे, याद है? याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते थे। और अगर हम इस लाइन पे ही बात कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पे ज्यादा होगा, और इसका जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है वो ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड क्या है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे और यहाँ पे, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे ये चीज कि जहाँ पे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड strength will be larger where equipotential surface are dense। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंसर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। डाइपोल के बारे में सब कोई पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। हाँ हाँ, जैसे अगर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज किसी फिक्स दूरी पे रखते हैं तो इधर से इधर की तरफ P होगा, और ये डिस्टेंस अगर L रहेगा तो P बराबर Q into L लिखते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे हम लोग दोबारा से नहीं जा रहे हैं, पहले से जानते हैं। डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब हम एक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से, ठीक है, इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको पैरेलल लाइन से डिनोट करें। मान लेते हैं कि हमारा एक डाइपोल जो है ऐसा इस फील्ड में रखा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस। अगर यहाँ से इसको किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसके पास एनर्जी है या नहीं है, फिर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना है। तो सोचो कि अगर हम इसको इस पोजीशन से छोड़ते हैं तो क्या हो, तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो तो जीरो है, लेकिन इधर की तरफ एक टॉर्क लग रहा होगा। हाँ,
और उस टॉर्क की वजह से ये खुद को इस पोजीशन में अरेंज करना चाहेगा, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा। यानी कि फिलहाल हम जिस पोजीशन पे इसको रोक के रखते हैं, यानी कि अगर ये जो है हमारा P का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल अगर हमारा थीटा है और उस पोजीशन पे अगर हम इसको रोक के रखे हैं तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये फिर से अपने आप को इक्विलिब्रियम में यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं। यही बात है। जैसे कि अगर हम छत पे एक ईंट रखा हुआ है, जरा सा पुश करेंगे ये गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसके पास पहले से कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, जिसको हम लोग हाइट के साथ बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको अगर जरा सा पुश करके यहाँ छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आप को डिक्रीज करना चाहेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा। वैसे ही यहाँ भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तभी वो क्या करना चाहेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। इस बात में किसी को दिक्कत? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पार्टिकल हैज या डाइपोल हैज some एनर्जी। ठीक, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है which tries to bring it equilibrium position। उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सकता है when it is released। ठीक है, उसको अगर हम रिलीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाह रहा है, और वो क्यों आ सकता है? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगर हमको ये पता चल गया कि इसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सवाल ये उठता है कि वो एनर्जी उसके पास अगर एंगल थीटा पे है तो कितना एनर्जी है। ठीक है, अगर हमको ये बात समझ में आ गया है कि किसी भी पार्टिकल के पास, जैसे तुम्हारे ही पास एग्जांपल ले लेते हैं, बोला जाए कि तुम्हारे पास पैसा है, तो सामने वाले को ये इच्छा रहेगा कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो ये जानने का कोशिश करेगा कि उसके पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है। ज्यादा पैसा है तो जलन होगा, कम पैसा है तो खुशी होगा। यही होता है, यही होता है ना। दोस्त के पास ज्यादा पैसा निकल जाए तो जलन होता है कि उसके पास ज्यादा कैसे हो गया, अब उसको कम करने के लिए भाई पार्टी दो। ठीक है, खैर वैसे ही इसके पास हमको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब है तो कितना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे? तो हम लोग पहले से एक चीज जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वो और कुछ नहीं, चेंज इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर होता है, या फिर नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या फिर कंजर्वेटिव, ये चीज हम लोग को पता है। ठीक है, इन सेंस ये चीज होता है, तो हम लोग भी यहाँ वर्क का ही कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एक डाइपोल रखा, ऑर्डरिंग जो है वो मतलब नहीं रखते हैं। ये एंगल पहले वन ऑर्डर थीटा माइनस क्यू है प्लस दूसरा रिपीटेशन। अब हम इस डाइपोल को थोड़ा सा और घुमा देते हैं, मतलब इसको हम इधर की तरफ घुमाना चाहते हैं, घुमा के हम ऐसे करें। मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो है हमारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये जो है हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये जो एंगल हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये थीटा,
तो सोचो कि अगर हम इसको इधर की तरफ रोटेट करें, यानी कि कुछ टॉर्क लगाए हैं, तभी रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के केस में हमको क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट? तो हम लोग टॉर्क निकालते वक्त देखे होंगे कि इस पे जो टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये चीज पढ़े होगे कि टॉर्क बराबर कितना आता है? P क्रॉस यही आता है, जिसको P sin थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पोटेंशियल बोला है क्या? पी सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोल रहे हैं? नहीं, U पोटेंशियल एनर्जी है, P डाइपोल मोमेंट। अरे किसी भी अगर हम डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो यही हम लोग डिराइव किए थे टॉर्क बराबर। किए होगे पहले फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, तो वही चीज हम लिखे हैं कि टॉर्क बराबर P क्रॉस E यानी P sin थीटा आता था। डायरेक्शन के लिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं, तो इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है ऐसा है, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, इस पे फोर्स इधर लग रहा है QE, इस पे फोर्स इधर लग रहा है QE, नेट फोर्स 0, और ये इसके अबाउट ऐसा रोटेट करना चाहिए। यही था ना, और यहीं से बोले थे कि टॉर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि ये टॉर्क पता है, तो हम वर्क डन कैसे करें? तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वर्क डन जो होता है, रोटेशन जो होता है क्या होता है? इंटीग्रल टॉ इनटू डी, यही होता है। यहाँ पे डी थीटा हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। ये 11th का टॉपिक में हम लोग पढ़े थे रोटेशन चैप्टर में कि वर्क डन बाय इन केस ऑफ रोटेशन जो आता है तो इंटीग्रल ऑफ टॉ डी। सिमिलर वैसे हैं जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, इसमें टॉर्क इनटू, फॉर्मूला याद है? तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो dw होगा वो इंटीग्रल टॉ एक्सटर्नल इनटू डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग स्लोली मूव करना है, डेफिनेशन था कि हम लोग को स्लो मूव करना है, तो टी एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड टी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? तो पहला पोजीशन था θ1, फाइनल पोजीशन है θ2। इधर आ गया हमारा डेल्टा डब्ल्यू फॉर गिवन डाइपोल। पी तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, तो पी को बाहर ले सकते हैं। यहाँ आ गया साइन थीटा थीटा, θ1 से लेकर थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? बोलो। cos थीटा, सिर्फ cos थीटा की माइनस cos थीटा? माइनस cos थीटा पर θ1 से, तो ये कितना आ गया? पीई, यहाँ माइनस है तो हम चेंज करके लिख ले रहे हैं cos θ1 माइनस cos थीटा, ऐसा ही हो जाएगा। तो यह कि हमारा डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के कारण निकाले हैं। ठीक है, क्या गया एक्सटर्नल के कारण, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा यू होगा, ये जो होता है डेल्टा एक्सटर्नल के बराबर होता है, इसको हम लिखिए कि cos θ1 माइनस
cos थीटा, ठीक है। डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते हैं, और बुक्स में इसी चीज को ऐसे लिखा रहता है, माइनस को कॉमन ले लिया है और यहाँ cos थीटा 2 यानी फाइनल एंगल माइनस cos थीटा 1 इनिशियल एंगल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो बुक्स में हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा ना। अगर हमको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन पोजीशन, ठीक है। किसी एक पोजीशन का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो एक हम लोग को क्या करना था, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं तो क्या मानते हैं बताओ, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि अगर हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पे किसी ब्लॉक को ले जाते हैं तो वर्क डन होता है mgh और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं mgh। mgh तब बोलते हैं जब ग्राउंड का यानी कि अर्थ सरफेस का पोटेंशियल को हम लोग जीरो माने होते हैं। ये बात क्लियर है? वैसे ही अगर हम एक चार्ज स्फीयर था या फिर एक चार्ज पार्टिकल था यहाँ, इससे r दूरी पे यहाँ पे kq/r पोटेंशियल बोले थे, तब बोले थे जब हम इंफिनिटी पे u इंफिनिटी को क्या माने थे, जीरो, यानी कि हमारे इस केस में रेफरेंस। वैसे ही हमको यहाँ रोटेशन के केस में भी एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो टू फाइंड रेफरेंस पॉइंट इज कंसिडर्ड, ठीक है। इस केस में रेफरेंस पॉइंट की जगह पोजीशन यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। रोटेशन के केस में रेफरेंस पोजीशन इज कंसिडर्ड, और वो पोजीशन कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री हो, ये थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक। अगर हम इस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट माने हैं, यानी कि इस केस में यानी कि इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब हम क्या मानेंगे, ठीक है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन माने हैं थीटा इक्वल टू इतना, यानी कि इस पोजीशन पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इसका एनर्जी होगा वो जीरो, मे भी किसी क्वेश्चन में इसको जीरो की जगह कोई और वैल्यू दे तो हमको कितना वैल्यू कंसीडर करना पड़े, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो हमारा रेफरेंस पोजीशन होता है u इक्वल टू 90 डिग्री पे हम पोटेंशियल एनर्जी जो लेते हैं वो जीरो लेते हैं। जैसा कि अर्थ सरफेस का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं, दो चार्ज है अगर इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल जीरो मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो। तो यहाँ पे केस बनता है इम्प्लाइज इफ हम थीटा 1, डिफिनेशन था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी पॉइंट कि अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाते हैं तो किया गया वर्क जो होगा वो पोटेंशियल होगा। वैसे ही यहाँ भी थीटा 1 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री मान लेते हैं, थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं, यानी थीटा 1 थीटा 2, यानी कि हम 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा पे ले जा रहे हैं तो उस केस में उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज दैट u फाइनल माइनस u इनिशियल जो होगा उसको लिख सकते हैं माइनस पी cos थीटा 2 यानी cos थीटा माइनस cos थीटा 1 यानी कि cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ये कितना हो जाएगा p cos थीटा, और यहाँ इनिशियली यानी एंगल 90 डिग्री, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा जीरो,
यहाँ पे यू फाइनल यानी कि यू एट एंगल थीटा जो आया हमारा कितना है माइनस पी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे P और E दोनों क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर है तो हम जानते हैं कि A डॉट B रहता है तो उसको हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज से हमको ये चीज दिख रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं किसी भी पोजीशन एंगल यानी किसी भी पोजीशन या किसी भी एंगल थीटा पे हम इसको माइनस P वेक्टर फॉर्म में P डॉट A लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ ये हमको यहाँ से ऐसा एंगल मेजर करना है, ये थीटा है, ये हमारा P। तो सोचो कि हम पहला ले रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब ये ऐसा होगा, तो 0 डिग्री है तो U जो होगा थीटा इक्वल टू 0 पे P cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस। सेकेंड, थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री यूज करें तब बोलो, तो यू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे ही लिखेंगे तो माइनस पीई cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस पी। वैसे ही अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लें, आंसर पता होना चाहिए क्योंकि थीटा को 90 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट माने हैं तो 0 आना चाहिए। देखते हैं, यू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे माइनस पीई cos 90, cos 90 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, तुम लोग ध्यान से सुनो और क्वेश्चन का आंसर का जवाब दो, क्वेश्चन का आंसर देना। 1 2 3 4 अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो बताओ कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और पोटेंशियल सबसे कम होगा। क्वेश्चन क्लियर है? At which position dipole in a uniform electric field will have high potential energy and lowest potential energy? सर विच पोजीशन मतलब क्या थीटा में आंसर देना है? हाँ भाई थीटा में। थीटा 180 डिग्री हो तो मैक्सिमम होगा। हाँ तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 180। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा 180 पे, मिनिमम 90 में। 90 में नहीं, 0 छोटा होता है या माइनस में। पी छोटा होता है? हाँ सर 0 में होगा, थीटा 0 में। थीटा 0 पे हाँ 0 पे क्या हो जाएगा मिनिमम माइनस पी। ठीक है, यानी कि एक चीज यहाँ से जान गए कि थीटा 0 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और थीटा 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा हम सवाल पूछेंगे, तो ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े थे इस केस में, पढ़े थे ना। अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो एक पोजीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, एक पोजीशन होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, पढ़े थे? हाँ सर पढ़े थे। हाँ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, जब थीटा 0 लेते थे, और अनस्टेबल होता था जब थीटा हम 180 लेते थे, यही था। अब यहाँ एनर्जी से कंसीडर करो, स्टेबल हम किस पोजीशन को कहते हैं, ऐसा पोजीशन जहाँ एनर्जी क्या हो लोएस्ट, तो लोएस्ट कहाँ आ रहा है 0 डिग्री पे, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी कहाँ आ रहा है 0 डिग्री पे, यानी कि ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बात क्लियर है? और अनस्टेबल यानी कि जहाँ पे एनर्जी हाई होगा, वहां से जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो अपना पोजीशन को चेंज करना चाहेगा, वैसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल। तो यहाँ पे अनस्टेबल है यानी कि एनर्जी उसका हाई है, अगर हम उसको वहां से थोड़ा सा भी अगर हम उसको मूव करेंगे तो वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल
ये बात क्लियर है? सर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब अगर कोई डाइपोल मोमेंट है तो उसके कारण पोटेंशियल होगा या नहीं होगा वो चीज कैलकुलेट। इतना में किसी को दिक्कत है? नो सर। बोलो, कुछ बोल रहे हैं? नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, एक सिर्फ डाइपोल है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो। ठीक है, तो सिमिलर वैसा ही कैलकुलेशन है जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे किसी डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल दे रखा है, ये माइनस क्यू है, यहाँ प्लस। हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते थे इसके सेंटर से मेजर करते थे, ये डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस हम ए माने। ठीक है, इस पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट ई है जिसका डिस्टेंस ये आर, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते थे हम लोग एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इस एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि पहला है वी एट एक्सियल पोजीशन, ये कितना हो, किसी भी एक्सियल पोजीशन पे कितना हो, कैसे फाइंड करें? तो ध्यान से देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू और एक प्लस। ये सब चीजें तो अभी डिस्कस नहीं किए थे हम लोग। नहीं सर, नहीं किया। तो ये चीज है, तो हमारे पास यहाँ दो चार्ज है, तो यहाँ पोटेंशियल जो होगा वो दोनों की वजह से होगा, यानी कि भी पी लेकर लिखेंगे तो भी माइनस क्यू की वजह से भी होगा, प्लस भी प्लस क्यू की वजह से भी होगा। तो ये निकालने के लिए हमको दोनों का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये जो है ए है, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है, वैसे ही माइनस क्यू का डिस्टेंस अगर पी से लेंगे तो आर प्लस ए दिख रहा है। ठीक है, अगर ये चीज हमको डिस्टेंस पता चल गया तो अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब है तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू बाय डिस्टेंस आर प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस वाले के कारण तो के क्यू बाई आर। इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस है तो इसको यहाँ ध्यान देखो तो के क्यू बाहर आ जा रहा है, 1 बाई आर माइनस ए, माइनस है तो इसलिए इसको इधर कर ले रहे हैं, 1/r प्लस। इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीपल हो जाएगा आर प्लस, यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो आर माइनस के साथ और ए प्लस के साथ आएगा, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू, ऊपर ध्यान से देखो तो 2a बच रहा है। ठीक है, ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होते हैं 2a, और नीचे ध्यान से देखने से
ए प्लस बी और ए माइनस बी पे टूट जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल पॉइंट पी पे, यानी किसी भी एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है के क्यू इंटू 2a बाई। अब इसी चीज में अगर हम ध्यान दें वीपी कितना लिख सकते हैं, के बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी का जो वैल्यू होता था और कुछ नहीं, क्यू इंटू डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना रखे हैं दोनों चार्जेस के बीच में, 2a। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2। तो यहाँ 2a है ना, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डाइपोल क्या लिखेंगे, q इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है q इंटू 2a जो है और कुछ नहीं p आ जाएगा, तो ये vp आ गया। फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल डाइपोल होगा तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल डाइपोल कहने का मतलब क्या होगा कि a जो होगा एज कंपेयर टू r बहुत छोटा होगा, यही मतलब होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर हो। तो यहाँ से हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो आ जाएगा के पी बाई आर। इस चीज को याद रखना है कि एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो के पी बाई आर स्क्वायर आएगा। जब हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं यानी 99% केसेस में हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, बहुत कम केस होगा जिसमें हमको ये यूज करना है। Second, on equatorial position, ठीक है, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा डाइपोल हो गया। इस पोजीशन पे यानी कि ये लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इस पे कोई पॉइंट P दे रखा है जिसका डिस्टेंस यहाँ से R, ये A है, ये भी A। तो हमसे पूछा जा रहा है कि Vp जो है वो कितना हो। तो ये Vp जो होगा फिर से दो दो चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से होगा, यानी कि प्लस वाले के कारण और माइनस वाले के कारण। ठीक है, अब दोनों के कारण होगा तो प्लस वाले के कारण, तो प्लस से इसका दूरी हम लोग निकालेंगे, ये दूरी कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। वैसे ही P से माइनस क्यू का दूरी, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। तो प्लस वाले के कारण लिखेंगे के क्यू बाई उसका दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस वाले के कारण के माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों देखो ध्यान से सेम दिख रहा है और यहाँ पे कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 दिख रहा है, 1 माइनस 1 0, तो इसलिए क्या आ जाएगा। तो जनरल में हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होगा इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर ऑन एक्सियल पोजीशन और 0 ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अगर एक्सियल पोजीशन पे बात करें तो केपी बाई आर स्क्वायर आएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी रख लो, यानी कि इस लाइन पे, इस वाले लाइन पे हम कहीं भी ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पे पोटेंशियल क्या है, क्लियर है। तो सर उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकते? हाँ, वहाँ अगर हम प्लेन नहीं या लाइन ही होगा
जो होगा इक्विपोटेंशियल, मतलब कि इस यहाँ पे कोई प्लेन ले लेते हैं तो सारे पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। हाँ सर। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन लेंगे तो वहाँ पे हर पे पोटेंशियल 0 है, तो हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है। थर्ड, ठीक है, ऑन पोटेंशियल on any arbitrary position। ठीक है, किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे अगर हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड। तो ये हमारा हो गया डाइपोल। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इधर कहीं भी पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है और ये एंगल थीटा है, यानी P जो है इसको हम लोग R, थीटा लिख सकते हैं। यानी किसी भी आर्बिट्री पोजीशन R, थीटा पे अगर हमको डाइपोल निकालना है तो कैसे निकालें। तो इधर की तरफ, ठीक है, इसके अलोंग हमारा P है, निकालने का इसका एक ही तरीका होता है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन पे जाएं तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल वे में ही कर लेंगे। कैसे कि इधर की तरफ P है तो P का 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो R वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि इधर की तरफ, और एक जो कंपोनेंट हो जाएगा इधर। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे डाइपोल है मे बी have 2 components। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स है, one along R vector and other along perpendicular to R vector। ठीक है, तो इसके along जो लेंगे तो ये P दिख रहा है, P का अगर इसके along लेंगे तो क्या जाएगा, P इधर की तरफ आ जाएगा P cos थीटा, और इससे परपेंडिकुलर लेंगे तो आ जा रहा है P sin। यानी कि हमारे पास एक डाइपोल था, एक डाइपोल को हम लोग 2 डाइपोल्स में तोड़ लिए, जिसका मैग्नीट्यूड एक का P cos थीटा है और दूसरे का मैग्नीट्यूड P sin। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू potential at point P due to P cos थीटा। अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना चाहते हैं और वो P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से लिख रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट जो है एक्सियल पोजीशन है, P cos थीटा के लिए जो पॉइंट P है वो कैसा है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो हम लिख सकते हैं VP cos थीटा, यानी P cos थीटा के लिए EP बहुत बार आ जा रहा है ना, इसको ये कर लो, इसको कर लो। ठीक है, तो VP cos थीटा के कारण जो वहां पे आ जाएगा कितना आएगा, एक्सियल पोजीशन है तो एक्सियल पोजीशन के लिए आता है K इंटू P, यानी P की जगह है P cos थीटा बाई R। ठीक है, ये आता है। और अगर हम P sin थीटा की कर रहे हैं, भी ये ड्यू टू P sin थीटा की वजह से अगर करेंगे तो ध्यान से देखें तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, इसके लिए अगर ध्यान से देखो तो इक्वेटोरियल पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इसके लिए भी P sin थीटा की वजह से ये जो आ जाएगा 0 आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि वी ए पे अगर टोटल का बात करते हैं तो ये वी पी साइन थीटा की वजह से प्लस वी पी कॉस थीटा दोनों की वजह से आएगा, और एक तो जीरो है, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा बाई आर एस। ठीक है, यानी कि वी ए जो आगे आ गया हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर एस। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, वी ए की ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा है हमारा, या माइनस क्यू ये प्लस क्यू। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन ले लें 0,0 ले लेते, तो हमारा ये जो वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है, और इधर ये पी वेक्टर है, दिख रहा है, यानी कि इधर की तरफ पी वेक्टर और इधर की तरफ आर वेक्टर। यहाँ P cos थीटा है तो हम जानते हैं कि A डॉट B रहता तो हम ए बी cos थीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे P cos थीटा है, यानी कि अगर हम ऊपर P R से मल्टीपल कर लें cos थीटा, ऊपर R है तो नीचे R क्यूब हो जाएगा, और पी आर cos थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि P डॉट R यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ये इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये हम सिर्फ सिंपली इसी चीज को कन्वर्ट करके वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा ए डॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ पी कॉस थीटा था तो हम आर से मल्टीपल कर दिए, ऊपर आर से किए तो नीचे भी आर से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसलिए आर स्क्वायर आर क्यूब, और ये भी इक्वल टू के पी डॉट आर बाई आर क्यूब। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। तो एक क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक डाइपोल जो है यहाँ पे ऐसा पी डाइपोल, यहाँ पॉइंट ए है, इधर कोई पॉइंट, वेरी स्मॉल डाइपोल है। वेरी स्मॉल करने का मतलब कि इसका जो लेंथ है यहाँ से ए का और यहाँ से बी का पोजीशन से बहुत कम, ठीक है। हमको फाइंड करना, फाइंड वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर, बताओ कितना होगा। सर डाइपोल का लेंथ नहीं दिया भाई। जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में लेंथ से क्या मतलब है, पी दे रखे हैं, डाइपोल का पी दे रखा हुआ है तो लेंथ से क्या मतलब है। और वैसे भी हम बोल रहे हैं कि उसका लेंथ नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू आर, स्मॉल वेरी स्मॉल। माइनस के पी बाई आर क्यू आर स्क्वायर, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कहीं भी अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ डाइपोल जो होगा नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू आर, यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ देखो ध्यान से, भी ए क्या होगा, डाइपोल के लिए ए पोजीशन कैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन, 0 हो जाएगा। हाँ। और भी ए लिखेंगे तो एक्सियल है
तो हो जाएगा KP बाई R स्क्वायर। VB। अब दोनों का डिफरेंस ही तो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। करते हैं यहाँ पे एक -2Q चार्ज है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये लेंथ A दे रखा है, ये लेंथ A दे रखा है। इधर कहीं पॉइंट A है जो कि 4,3 है और यहाँ पे चार्ज एक Q0 रखा हुआ है, ठीक है। और इधर कोई पॉइंट B है जो कि दे रखा है कितना 3,-4, ठीक। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। सवाल ये है पहला, फाइंड VA माइनस VB, ठीक है। और सेकेंड है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, ठीक है। ये दोनों चीज फाइंड करना है। फाइंड करो। सर इसमें तो 2 डाइपोल बन रहा है, तो क्या रिजल्टेंट लेंगे? हाँ, दो डाइपोल बन रहा है। हाँ हाँ, तो रिजल्टेंट लेंगे। ध्यान से देखो तो एक डाइपोल इधर बन रहा है P, मैग्नीट्यूड सेम ही है, और एक डाइपोल इधर बन रहा है वो भी P। तो P नेट जो आ जाएगा, मैं इसको P1 कर रहा, तो P जो आ जाएगा हमारा, यानी कि P नेट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं P1, इसको P2 निकल रहा है, वेक्टर प्लस P2, यही होगा। P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Q इंटू A, और किसके लॉन्ग है X के लॉन्ग, प्लस P2 कितना हो जाएगा Q इंटू A, किधर है Y, इसको लिख सकते हैं QA I प्लस, ये हमारा P वेक्टर है। इसमें किसी को दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो, P जो आया है यानी कि डाइपोल मोमेंट जो आया है वेक्टर फॉर्म में आया है, और पॉइंट A जो है वो भी हमको पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि ना तो एक्सियल पोजीशन है ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन है, और P जो है वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे लिए आसान कौन सा होगा, वेक्टर फॉर्मूला यूज करना। और हम यहाँ से लिख सकते हैं RA वेक्टर जो होगा फ्रॉम क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं RA वेक्टर जो होगा 4i प्लस 3j, और RB वेक्टर जो होगा 3i माइनस 4j। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम निकालना चाहते हैं V8, तो फॉर्मूला आता है कितना है K P डॉट R बाई R, ये आता है। यहाँ से अगर ध्यान दो तो RA मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √4² प्लस 3² 5 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ RB निकालेंगे तो भी कितना आ जा रहा है 5। ये दोनों में किसी को दिक्कत है? वेक्टर दे रखा है, उसका रिजल्टेंट निकाल हैं √x² प्लस y²। इसको हम फाइंड कर लेते हैं। A के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे K
p की जगह क्या है, तो QA को बाहर ले लेते हैं, QA I प्लस j डॉट 4I प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब क्यू ए बाई 125। इसका डॉट प्रोडक्ट करके बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 7 यानी कि कितना आ गया 7 के क्यू ए बाई 120। ठीक है, वैसे ही भी भी निकाल रहे हैं, सिमिलरली भी ये क्या देगा के ई डॉट आर बी वेक्टर डिवाइड बाई आर ए कर लो, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा के क्यू ए आई प्लस जे डॉट आर बी वेक्टर कितना है, तो 3i माइनस 4j डिवाइड बाई 5 का क्यूब। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है -1। किसी को दिक्कत इतना में? नो सर। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, बी ए माइनस बी बी। तो बी ए माइनस बी बी अगर करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, या माइनस पहले से तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ध्यान से देखो तो आ जाएगा 8 क्यू ए बाई 125। आ रहा है क्या? ठीक, ये हमारा आ गया आंसर ऑफ पहला क्वेश्चन। सेकंड, वर्क डन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो आ जाएगा क्यू इंटू डेल्टा भी, और यहाँ क्यू डेल्टा भी कितना है, तो फाइनल बी है, इनिशियल ए, ये लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखो बी माइनस ए है, लेकिन हम आ रहा है ए माइनस, तो यहाँ पे माइनस करके यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू 8 माइनस 8 के क्यू ए बाई 125 आंसर। ये ना होगा, हमको पूछा था वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 4 से मल्टीपल कर लीजिए। किसी को दिक्कत इसमें? तो सर माइनस साइन लिखे हैं ना। हाँ, माइनस क्यों लिए, तो यहाँ ध्यान से देखो कि b माइनस ए है और हमारे आंसर में क्या आता है a माइनस बी, तो यहाँ उल्टा रखेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, एक डाइपोल दे रखे हैं हमको, ठीक है, ये इनिशियल एंगल 53 डिग्री दे रखे हैं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इसका मास m है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और इसका भी मास m है, और ये जो रॉड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l। कितना बात क्लियर है? तो फाइंड, पहला फाइंड एंगुलर acceleration of the rod just after the releasing। ठीक है, इस पोजीशन को से इसको हम छोड़ेंगे तो इधर की तरफ अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा, यानी भागेगा, उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन
it attains equilibrium पोजीशन, यानी जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर रहा होगा उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है। स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और थर्ड, वर्क डन required to rotate by 180 डिग्री। इसको अगर हमको रोटेट करना हो, यानी कि जहाँ पे माइनस क्यू है वहां प्लस क्यू को ला दे रोटेट करके, तब कितना वर्क करना पड़ेगा, ये 3 सवाल करो। टाइम हो गया, अभी करोगे कि होमवर्क दे दें? बना रहे हो? हाँ सर बना रहे। ध्यान रहे, इसमें टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है। टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। इधर की तरफ इस पे टॉर्क लग रहा होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो टॉर्क लग रहा होगा P साइन, ठीक है। थीटा यहाँ 53 डिग्री दे रखा है, 53 डिग्री है तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू एल, ई ही है, और साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री 4/5, 4/5 क्यू एल, ये हमारा टॉर्क आ गया। लेकिन हमारा तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देख। ओहो, ये रॉड है, इसका मास एम यहाँ है, ये एम है, टोटल लेंथ एल है, इसका भी मास एम, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो आई जो होगा इस वाले बॉल के कारण होगा, इस वाले बॉल के कारण होगा, और रॉड के कारण होगा। तो हम लिखेंगे एम L/2 का स्क्वायर, इसके कारण। फिर इस वाले के कारण लिखना हो तो एम L/2 का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है आई, और प्लस एक रॉड है, इसके सेंटर से अगर ऐसे रोटेट करा जाए तो इसका कितना आता है, ml²/12, ml²/12, ये जरा 4 4 3 3 6 7 ml²/12। सर ये ml²/12 क्यों किया? रॉड है, रोटेशन याद करो, अगर एक रॉड है इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो क्या आता है ml²/3, याद है। हाँ सर। और यहाँ से अबाउट निकालते हैं तो क्या आता है ml²/12,
आता है ना, तो वही हाँ। चीज यूज किए हैं, ये रॉड के लिए है, रॉड के लिए है, और ये दोनों चार्जेस के लिए है। ठीक है, चार्ज के पास मास है तो उसके लिए। ठीक है, हमारे पास आई भी आ गया, तो यहाँ से जानते हैं इम्प्लाइज डेट, यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 3 कर लो, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 टॉर्क लिख लेंगे 4/5 QLE इक्वल टू I यानी 7 ml² इंटू अल्फा। अल्फा ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यही हमको फाइंड करना है। एक एल से एक एल गया, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 48 QE बाई 35 ml। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कराने का मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि थोड़ा बहुत 11th का भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं डाइपोल, तो डाइपोल से डायरेक्टली क्वेश्चन करा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि थोड़ा बहुत उसे रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये तो है अल्फा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसा छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा रोटेट होगा, और रोटेट होके फाइनली ऐसा पोजीशन पे आ जाएगा। इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, यहाँ ओमेगा नॉट तो 0 है, यहाँ कुछ ओमेगा आ जाएगा। इसको कैसे, यही हमको फाइंड करना है कि ओमेगा कितना हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो। तो वैसा ही आ रहा है कि दो चार्ज फिक्स था, एक को छोड़े तो पीछे भागा, और कुछ दूर जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता करना है, बस एंगुलर हो गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा 0 है, ये 0 होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी P साइन 53 डिग्री पे है, तो साइन 53 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस P, यहाँ एंगल थीटा 0 हो जा रहा है, तो कॉस आ रहा है ना, यहाँ पे कॉस रहेगा, कॉस 0 डिग्री ये आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कॉस 53 डिग्री 3/5, तो माइनस 3/5 P, इस वाले टर्म को इधर लाएं तो प्लस P हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, कहाँ अब आई ओमेगा s। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2P/5 इक्वल टू हाफ, आई का वैल्यू निकाले थे 7 ml²/12 इंटू ओमेगा s। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ रहा है 48 P/35 ml²। P का वैल्यू है Q इंटू एल, यानी 45 QE/35 ml, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 48 QE/35 ml। ये बात क्लियर है, यानी कि हमको यहाँ से एक चीज और याद आ गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशन के केस में वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग छोड़ के रखते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। वहाँ पर ML है, हाँ, ये जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पर ML आवाज नहीं आ रहा है सर, उसमें 35 ml होगा या फिर ml² होगा? 35, अच्छा ml² होगा, ठीक है, यही ना, ठीक है, अच्छा नहीं ml ही होगा,
ml होगा। क्यों? क्योंकि हम P को, ध्यान से देखो, P को Q into L लिख सकते हैं। हाँ P इक्वल टू Q into L, तो एक L कट जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब है थर्ड है वर्क डन 180 डिग्री से रोटेट करने के लिए। तो हमारा जो है ऐसा है, ये 53 डिग्री पे 180 डिग्री से रोटेट करना है, यानी कि इसको हम यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, θ1 53 डिग्री और θ2 जो हो जाएगा 180 प्लस 53 डिग्री, ये हो जाएगा, यानी कि 133 डिग्री 233 डिग्री ये आ रहा है। 180 में 53 जोड़ेंगे, ये आएगा। ठीक है, तो अब हमको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला ही आया था, P cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक था। तो P जो है Q into L है, ये हो जाएगा cos 53 डिग्री माइनस cos 233। अब हम ये चीज नहीं बता रहे हैं कि cos 33 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते वक्त, वहां से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हम छोड़ रहे हैं तुम लोग पे कि कितना है फाइंड करके बताना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही कंडक्टर है, तो कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज, फिर अगर एक कंडक्टर, दो कंडक्टर से उस पर चार्ज है, चार्ज देंगे तो फ्लो कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर आगे डाई इलेक्ट्रिक आएगा, उसके बाद कैपेसिटर। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।